ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सेवा, लाइकेन एवं ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक है कोलियोकीट। यह जयनारायण विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार इस प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम में शामिल किया गया है। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ कोलियोकीट, कोलियोकीट की संरचना एवं उसका जीवन चक्र। कोलियोकीट, सबसे पहले हम बात करते हैं कोलियोकीट के वर्गीकरण की। वर्गीकृत स्थान या सिस्टमेटिक पोजीशन, कहाँ पर कोलियोकीट को वर्गीकरण में रखा गया है, तो इसे रखा गया है आपके वर्ग क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के जो करेक्टर्स हैं वो आपके इसके अंदर क्लोरोफिल ए के साथ बी पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च होता है। इसके अंदर जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोजिक होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है आपके वो आपके समयुग्मकी आइसोगेमस, असमयुग्मकी एनाइसोगेमस व विषमयुग्मकी ऊगेमस टाइप का पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें अगर हम कसाबिका या फ्लैजिला की बात करें तो इसमें बाईफ्लैजिलेटेड द्विकसाबिक एवं आइसोक्वांटी समकसाबिक इक्वल लेंथ ऑफ फ्लैजिला, मतलब दोनों जो कसाबिकाएँ पाई जाती है उसकी लंबाई समान होती है। तो ये कैरेक्टर्स वाली कोलियोकीट को हम वर्ग क्लोरोफाइसी, क्लास क्लोरोफाइसी के अंदर रखते हैं। गण कीटोफोरेल्स हैं। क्लोरोफाइसी में विभिन्न जो गण दिए गए हैं उसमें से कोलियोकीट को कीटोफोरेल्स में रखा गया है। कीटोफोरेल्स का जो मुख्य जो लक्षण है वो ये है कि इसमें जो थैलस पाया जाता है, ये सुखाया पाया जाता है, वो हेटरोट्राइकस या विषम तंतु की होता है। अर्थात इसमें आपके शांत तंत्र, प्रोस्टेट सिस्टम तथा प्रोजेक्टिंग सिस्टम या प्रक्षेपित तंत्र पाया जाता है। गण कीटोफोरेल्स के अंदर कुल कोलियोकीटेसी के अंदर कोलियोकीट को रखा गया है। सबसे जो हम बात कर रहे हैं वो है प्राप्ति स्थान या ऑक्यूरेंस, हैबिटेट, आवास, कहाँ पर आपको कोलियोकीट मिल सकता है। यह एक अलवण जलीय फ्रेश वाटर शैवाल है, मतलब ये मीठे पानी के अंदर पाया जाता है। ये मैराइन या ओशियन या समुद्री जल के अंदर नहीं पाया जाता है। जो हाइड्रिला, निम्फिया, पॉलीगोनम, टाइफा, ट्रापा आदि निमग्न आवर्त बीजियों पर अधिपादपीय रूप में उगता है। हमने बात की थी एल्गी के हैबिटेट या शैवालों के आवास के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि शैवाल एपिफिटिक हो सकते हैं, तो हमने उसमें बात की थी कोलियोकीट। तो कोलियोकीट इन सबमर्ज्ड एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं जो निम्फिया, हाइड्रिला या पॉलीगोनम हैं, इनके ऊपर आपको एपिफाइट के रूप में मिलता है। कोलियोकीट की कुछ जातियां कारेल्स गण के शैवालों में अंतःपादपीय एंडोफिटिक रूप में पाई जाती हैं। तो हैबिटेट में हमने एंडोफाइटिक्स एल्गी की बात भी की थी। तो कारेल्स जो ऑर्डर है वो क्लोरोफाइसी या हरित शैवालों का एक ऑर्डर है, ये गण है। इसके अंदर जो पादप पाए जाते हैं जैसे कारा है, नाइटेला है, उसके अंदर ये अंतःपादपी, मतलब उनकी कोशिकाओं के अंदर या पादप के अंदर पाया जाता है। उदाहरणार्थ कोलियोकीट नाइटेलरम, नाइटेला व कारा की कोशिकाओं में पाई जाती हैं। भारतवर्ष में कोलियोकीट की 3 जातियां पाई जाती हैं, कोलियोकीट आर्बिक्युलेरिस, कोलियोकीट स्क्यूटेटा तथा कोलियोकीट नाइटेलरम। कोलियोकीट की थैलस संरचना की बात करें, थैलस स्ट्रक्चर, कोलियोकीट थैलस संरचना अपेक्षाकृत जटिल है। यह एक बहुकोशिकीय शैवाल है, मल्टीसेलुलर एल्गी है, जिसका थैलस विषम तंतु की एवं शाखित होता है। ब्रांच्ड के अंदर भी हम बात करें तो ये हेटरोट्राइकस नेचर का होता है। विषम तंतु का सबसे विकसित रूप में कोलियोकीट पल्विनेटा में पाई जाती हैं। इसमें श्यान तथा ऊर्ध्व दोनों तंत्र सुविकसित होते हैं। कोलियोकीट नाइटेलरम व कोलियोकीट डाइवर्जेंस, यद्यपि सुविकसित ऊर्ध्व तंत्र पाया जाता है परंतु श्यान तंत्र समानीत या रेड्यूस्ड व तंतुवत होता है। इसके विपरीत कोलियोकीट स्क्यूटेटा में ऊर्ध्व तंत्र का ह्रास होता है और रिड्यूस होता है तथा श्यान तंत्र की पार्श्व
शाखाएं परस्पर संयोजित होकर एक कोशिका मोटी पैरेन्काइमी डिस्क का निर्माण करती हैं। तो इसके अंदर जो स्कूटेटा के अंदर जो थैलस पाया जाता है वो आपके डिस्क के समान या थाली के समान दिखाई देता है हमें। कोशिका संरचना की बात करें, सेल स्ट्रक्चर, थैलस की कोशिकाओं के आकार में अत्यंत विविधता पाई जाती है। ये चतुर्भुजीय, टेट्रागोनल, बहुभुजीय, पॉलीगोनल अथवा बेलनाकार, सिलिंड्रिकल होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है, यूनिन्यूक्लिएट, तथा इसमें पायरिनॉइड युक्त एक परिधीय पटलित क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसके अंदर आप देखें लेमिनेटेड होता है और पेरिफेरल पार्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये जो डायग्राम है आप देखें कोलियोकीट स्क्यूटेटा का है, जिसमें हमने बात की थी कि जो श्यान तंत्र है, प्रोस्टेट सिस्टम है, उसके जो विभिन्न तंतु हैं वो एक दूसरे में जुड़कर और एक डिस्क या हम कहते हैं कुशनोइड थैलस, गद्दीनुमा थैलस का निर्माण करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि एक डिस्क का निर्माण हो गया है। और इसमें जैसे हमने बात की कि कोशिकाओं का जो आकार है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। आपको इसमें कुछ टेट्रागोनल भी दिख सकती हैं, पॉलीगोनल भी दिख सकती हैं, बेलनाकार भी दिख सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ कोशिकाओं से आप देखें और सीटा या रोम निकले हुए हैं। इन रोम के अंदर भी हम देख सकते हैं कि एक जिलेटिनस या हम कहें जिलेटिन नुमा बेस पाया जाता है, शीत पाया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और साथ में हमने बात की कि इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो पेराइटल होता है। यहाँ पर अगर हम कोशिका के अंदर बात करें तो पेराइटल, हर कोशिका के अंदर आप देखेंगे पेराइटल या लेमिनेटेड क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सभी कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर एक केंद्रक है, यूनिन्यूक्लिएट है, उसके अलावा आपको परिधीय भाग के अंदर लेमिनेटेड या आधारीय क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। तो ये डिस्कोइड थैलस या डिस्कनुमा थैलस है जो कोलियोकीट स्क्यूटेटा की बात कर रहे थे। और दूसरा थैलस है जो हमारे पास वो है आपके कोलियोकीट पल्वेनेटा का, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ जो है आपके इसके अंदर बेसल फिलामेंट्स हैं। आप देखें इसमें बेसल फिलामेंट्स, ये बेसल फिलामेंट है तो आधारीय है। और ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं प्रोजेक्टिंग फिलामेंट्स। तो इसमें दोनों तंत्र, बेसल और प्रोजेक्टिंग, दोनों ही सुविकसित होते हैं। और स्क्यूटेटा के समान इसमें भी हम देख सकते हैं कि सीटा पाए जाते हैं। इस सीटा के अंदर आप देखें कि जिलेटिनस बेस हैं, शीत हैं और उसके ऊपर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। तो इस तरह से ये कोलियोकीट पल्वेनेटा है जिसमें प्रोस्टेट सिस्टम एवं प्रोजेक्टिंग सिस्टम या हम कहें कि श्यान एवं ऊर्ध्व तंत्र दोनों ही सुविकसित होते हैं। थैलस की एक अथवा अधिक कोशिकाओं से प्रोटोप्लेज्मीय रोम अथवा सूक निकलते हैं। इनका आधारीय भाग जिलेटिनी पदार्थ के बेलनाकार आवरण से ढका होता है। जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि जो सीटा है उसका बेस है या आधारीय भाग है जिलेटिनी पदार्थ से ढका रहता है शीत के द्वारा, तो बेलनाकार आवरण से ढका होता है। रोम अथवा सूख के गिर जाने पर भी आधारीय जिलेटिनी आच्छादित थैलस से संलग्न रहता है। तो ये शीत वाली जो बात कही हमने, ये शीत हमेशा परमानेंटली थैलस के ऊपर चिपका हुआ दिखाई देगा आपको। ग्रोथ की बात करें, वृद्धि कि किस प्रकार से कोलियोकीट के अंदर वृद्धि होती है। कोलियोकीट के ऊर्ध्व तंत्र में शीर्षस्थ वृद्धि एपिकल ग्रोथ होती है। तो जो प्रोजेक्टिंग सिस्टम है उसके अंदर एपिकल ग्रोथ देखी गई है। ऊर्ध्व तंतु के शीर्ष पर स्थित कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो इसमें हम ये देखें कि अगर शीर्ष पे जो कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे तंतु लंबाई में वृद्धि करते हैं। श्यान तंत्र की वृद्धि, अगर हम प्रोस्टेट सिस्टम की बात करें कोलियोकीट स्क्यूटेटा के अंदर, तो उसकी वृद्धि सीमांत मेरिस्टेम, मार्जिनल मेरिस्टेम की सक्रियता से होती है। तो जो थैलस डिस्क नुमा है तो उसके जो मार्जिन की जो कोशिकाएं हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और उसके अंदर आपको वृद्धि देखने को मिलती है। तो मार्जिनल मेरिस्टेम के द्वारा श्यान तंत्र के अंदर वृद्धि देखने को मिलती है। ऊर्ध्व शाखाएं इरेक्ट ब्रांचेस श्यान तंत्र से पार्श्व ऊर्ध्व के रूप में निकलती हैं।
तो इसमें जब जो आपका शांत तंत्र है, प्रोस्टेट सिस्टम है, उससे जो इरेक्ट ब्रांचेस निकलती हैं वो लिटिल आउटग्रोथ के रूप में ही शांत तंत्र से फॉर्म होती है, बनती हैं और बाद में ये ऊर्ध्व शाखाओं का रूप ले लेती हैं। जनन की बात करें, कोलियोकीट में जनन अलैंगिक एवं लैंगिक विधियों से होता है। कायिक विधि से जनन इसमें नहीं देखा गया है। अलैंगिक जनन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह द्विकशाभिक चल बीजाणु द्वारा होता है, बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर के द्वारा होता है और इनका निर्माण बसंत व ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में होता है। अलैंगिक जनन के समय तंतुओं की शिखाग्र अथवा उपशिखाग्र कोशिकाएं या तो इसकी टर्मिनल सेल्स या एपिकल और सब एपिकल सेल्स जो होती हैं वो चल बीजाणुधानी या जूस्पोरेंजियम के रूप में कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्यक बिना किसी विभाजन के सीधे एक द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। तो जो चल बीजाणुधानी है या हम कहें कि जो इसकी एपिकल या सब एपिकल सेल है, उसका पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर में मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक कोशिका में केवल एक ही चल बीजाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक चल बीजाणु अंडाकार, अगर हम शेप की बात करें तो अंडाकार होता है, द्विकशाभिक एवं एक केंद्र की संरचना होती है, यूनिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक पार्श्व क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेटरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, परंतु दीर्घ बिंदु आई स्पॉट का अभाव होता है। तो अगर हम इसकी संरचना क्लेमाइडोमोनास के समान देखें तो उसके अंदर भी जैसे आपके लेटरल क्लोरोप्लास्ट कप शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता था और उसके अंदर आई स्पॉट पाया जाता था। तो यहाँ भी अगर हम बात करें कि कोलियोकीट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो उपस्थित है लेटरल पोजीशन में, लेकिन इसमें आई स्पॉट आपको चल बीजाणु के अंदर नहीं दिखाई देता। तो इनके चल बीजाणु के अंदर ये डिफरेंस आ जाता है कि इसमें आई स्पॉट आपको दिखाई नहीं देगा। इनका विमोचन बीजाणुधनी के शीर्ष पर उपस्थित छिद्र द्वारा होता है। तो जो कोशिकाएं होती हैं जो स्पोरेंजियम के अंदर कन्वर्ट हुई है ये चल बीजाणुधनी के अंदर, तो उसके शीर्ष पे एपिकल भाग पे एक छिद्र बन जाता है जिससे ये चल बीजाणु मुक्त हो जाता है। विमुक्त होने पर चल बीजाणु की कोशिकाएं लुप्त हो जाती हैं। तो ये जो चल बीजाणु की जो कशाभिकाएं हैं या फ्लैजिला हैं वो गायब हो जाती हैं और ये अपने चारों ओर एक भित्ति स्रावित कर लेता है, मतलब वॉल का सिक्रेशन कर लेता है। अंकुरण के समय बीजाणु का विभाजन अनुप्रस्थ अथवा उदग्र भित्ति द्वारा होता है। तो ये अलग अलग जातियों में अलग अलग देखने को मिला है कि उसमें जो पहला विभाजन होता है आपके चल बीजाणु के अंदर वो अनुप्रस्थ होगा या उदग्र होगा, ये वेरी करेगा कोलियोकीट की स्पीसीज के आधार पे। कोलियोकीट स्कूटेटा में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, में ऊपरी कोशिका सूक अथवा रोम बनाती है तथा निचली कोशिका पुनः विभाजित होकर डिस्क का निर्माण करती हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि स्कूटेटा के अंदर वो आपका जो डिवीजन है वो इस तरह से होगा। नीचे वाली कोशिका से आपके डिस्क का फॉर्मेशन होगा और ऊपर वाली कोशिका से आपके सीटा का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें पल्वनिटा के अंदर कि कोलियोकीट पल्वनिटा के आदि विषम तंतु की जातियों में प्रथम विभाजन उदग्र होता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन इस तरह से होगा तथा इससे निर्मित दोनों संतति कोशिकाओं के पुनर्विभाजन से शांत तंतु उत्पन्न होता है। तो फिर बाद में आप देख सकते हैं दो कोशिकाओं में फिर उदग्र विभाजन होंगे और इनसे आपके जो संतति कोशिकाएं हैं पल्वनिटा के अंदर, तो आपको उसमें उदग्र तंतुओं का निर्माण होगा। दोनों संतति कोशिकाओं के पुनर्विभाजन से श्यान तंतु उत्पन्न होता है। श्यान तंतु की कोशिकाओं में विभाजन से उदग्र तंतु का निर्माण होता है। तो यहाँ एक क्लियर बात है कि जैसे हमने कहा था कि कोलियोकीट पल्वनिटा के अंदर आपके श्यान तंत्र तथा ऊर्ध्व तंत्र दोनों ही विकसित होते हैं। तो जो कोशिका आपके पास हैं फर्स्ट, उसके अंदर जब उदग्र विभाजन से दो कोशिका बनती है, पहली और दूसरी, फिर उसी के अंदर उदग्र विभाजन होने से दूसरी तीसरी आगे वाली कोशिकाएं बनती हैं। तो इस तरह से श्यान तंत्र का निर्माण होता है और फिर श्यान तंत्र की कोशिकाओं में फिर विभाजन होते हैं जिससे आपके उदग्र तंतुओं का या इरेक्ट फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में कभी कभी मोटी भित्ति वाले अचल बीजाणु एप्लानोस्पोर का निर्माण भी होता है। प्राय एक कोशिका में केवल एक ही अचल बीजाणु बनता है। तो कभी कभार जब एप्लानोस्पोर या अचल बीजाणु बनते भी हैं तो केवल एक कोशिका में एक ही बनता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर पुनः नया थैलस बनाते हैं। तो जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये जो अचल बीजाणु हैं वो अंकुरित होकर और नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। डायग्राम देख सकते हैं हम, ये कोलियोकीट की जो कोशिकाएं हैं और जिसके अंदर हम देखेंगे ये कोशिका
जूस्पोर एंजाइम के रूप में काम कर रही है और पूरा इसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो जूस्पोर के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये जूस्पोर बनते हुए एस्केपिंग या बाहर निकलते हुए हैं इसके अंदर जूस्पोर। फिर हम ये देख सकते हैं जूस्पोर की जो संरचना है उसकी बात कर सकते हैं कि जूस्पोर के अंदर आप ये देखें ये जूस्पोर है अंदर मैच्योर जूस्पोर बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देखें यूनिन्यूक्लिएटेड हैं और इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जूस्पोर का। फिर हमने बात की कि जूस्पोर जो होता है जब जर्मिनेट होने वाला होता है तो अपनी फ्लैजिला विड्रॉ कर लेता है और फ्लैजिला विड्रॉ करने के बाद में हमने बात की कि इसके अंदर जो कोशिका है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है स्कूटेटा के अंदर। तो आप नीचे वाली कोशिका से डिस्क का फॉर्मेशन हो रहा है और ऊपर वाले से आपको सीटा का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें आपको ब्रिसल और शीथ दोनों ही दिखाई दे रहे हैं। ब्रिसल इसमें और जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और शीथ उसका आधारी शीथ वाला या जिलेटिनस पार्ट है। फिर इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि जो नीचे वाली कोशिका है जिसको हमने आधारी कोशिका कहा तो इस आधारी कोशिका के अंदर विभाजन होते हैं और इन विभाजनों से बेसल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, यंग थैलस का निर्माण होता है। तो ये कोलियोकिट के अलैंगिक जनन की प्रावस्था है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर हम लैंगिक जनन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोलियोकिट में अत्यंत प्रगत प्रकार का विषम युग्मकी ऊगएमएस टाइप का लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें उभय लिंगाश्री मोनोसियस जैसे कोलियोकिट पल्वानेटा तथा एक लिंगाश्री डायोसियस जैसे स्कूटेटा दोनों प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। मोनोसियस वो जाति हैं जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस पे बनते हैं उभय लिंगाश्री जैसे पल्वानेटा के अंदर। तो डायोसियस या एक लिंगाश्री वो जाति हैं जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर एवं मादा जननांग अलग अलग थैलस पे बनते हैं जैसे कोलियोकिट स्कूटेटा के अंदर। नर जननांग पूदानी कहलाता है तथा ऐसे जननांग को हम अंडदानी या कार्पोगोनिया कहते हैं। पूदानी की बात करें एंथ्रीडियम कोलियोकिट पल्वानेटा आदि उभयलिंगाश्री जातियों में पूंदानी ऊर्ध्व शाखाओं के शीर्षों पर समूह में उत्पन्न होती हैं। तो क्लियर है कि जो प्रोजेक्टिंग सिस्टम है या हम कहें जो इरेक्ट फिलामेंट्स हैं उनके शीर्ष जो एपिकल सेल्स हैं वहाँ पर पूंदानी का निर्माण होता है और वो क्लस्टर में या समूह में होती हैं। इन जातियों में पूंदानियों का निर्माण कभी कभी अंडदानी युक्त तंतुओं के पार्श्व शाखाओं पर भी होता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जब अंडदानी का निर्माण जिस शीर्ष कोशिका से हो रहा है ऊर्ध्व तंतु पर तो उस ऊर्ध्व तंतु की जो शीर्ष कोशिका है उसकी पार्श्व कोशिकाओं से पूंदानियों का निर्माण होता है। प्रत्येक पूंदानियों पार्श्व शाखाओं की शीर्ष कोशिकाओं पर अगर हम मोनोसियस या हम कहें उभयलिंगाश्री जातियों की बात कर रहे हैं तो प्रत्येक पूंदानी पार्श्व शाखाओं की तो जो इरेक्ट फिलामेंट है या ऊर्ध्व तंतु है उसकी जो एपिकल सेल है शीर्ष कोशिका उससे अंडदानी का निर्माण हो रहा है और उसके जो पार्श्व शाखाएं हैं उनकी शीर्ष कोशिकाओं पर एक रंगहीन शंकु रूपी कॉनिकल शेप्ड ऊर्ध्व या आउटग्रोथ के रूप में विकसित होती हैं। कुछ समय पश्चात प्रत्येक ऊर्ध्व के आधार पर एक पट का निर्माण हो जाता है, सेप्टा का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप इसका मातृ कोशिका से संबंध विच्छेदित हो जाता है। इस प्रकार निर्मित शिशु कोशिका पूंदानी के रूप में कार्य करती है। इसका जीव द्रव्य एक रंगहीन ज़्यादातर स्पीसीज या जातियों में हमें रंगहीन कलरलेस दिखाई देता है लेकिन कोलियोकिट स्कूटेटा में ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। एक केंद्र की यूनिन्यूक्लिएटेड व द्विकशाभिक बाइफ्लैजिलेटेड पोमणु या एंथ्रेजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। इसका विमोचन पूंदानी की कोशिका भित्ति के टूटने पर होता है। तो जो एंथ्रीडियम है उसकी जो वॉल होती है कोशिका भित्ति है उसके टूटने पर आपके एंथ्रेजोइड्स बाहर आ जाते हैं। बिंबाब जातियों में डिस्कोइड कोलियोकिट स्कूटेटा में पूंदानियाँ प्राय डिस्क के उपांतों पर विकसित होती हैं। तो जो मार्जिन्स होते हैं जहाँ पर मार्जिनल मेरिस्टेम पाए जाते हैं वहाँ पर आपको एंथ्रीडियम और उसके अंदर एंथ्रेजोइड्स का निर्माण या पोमणों का निर्माण देखने को मिलता है। परंतु कोलियोकिट स्कूटेटा में पूंदानी बिंबाम थैलस की किसी अंतर्विष्ट कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ भी ये देखेंगे कोलियोकिट स्कूटेटा में थोड़ा सा और अंतर देखने को मिलता है कि ये डिस्क वाली या बिंबाब वाली जाती हैं लेकिन इसके अंदर जो पूंदानियों का जो निर्माण होता है वो इंटरकैलरी सेल्स या अंतर्विष्ट कोशिका के विभाजन से उत्पन्न होता है। तो ये एक थोड़ा सा वेरिएशन है कि इसमें अंतर्विष्ट कोशिका कोलियोकिट स्कूटेटा के अंदर अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी सेल्स के विभाजन से उत्पन्न होती हैं।
तो यहाँ पर आपको डेवलपमेंट दिखाया गया है एंथ्रीडियम और उगोनियम का। तो हम ये देखें सबसे पहले यहाँ पर ये डायग्राम के अंदर कोलिगेट पल्वेनेटा का है जो डायग्राम, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल्स चल रही हैं और ये इसकी जो आपके इरेक्ट फिलामेंट या उदग्र तंतु हैं उस पर आपको क्लस्टर के रूप में एंथ्रीडियम दिखाई दे रही है। जब हम ये बात करते हैं कि ये मोनोसियस स्पीसीज हैं तो ये देखने को मिलता है कि जो शीर्षस्थ कोशिका है यहाँ वाली, ये अंडदानी या कार्पोगोनियम में भी परिवर्तित हो सकती हैं। तो एक जो आपके एंथ्रीडियम है उसे एक ही एंथ्रोजॉइड का निर्माण होता है और बाइफ्लैजिलेटेड है, द्विकशाभिक संरचना है। अंडदानी अथवा कार्पोगोनियम की बात करें, उगोनियम और कार्पोगोनियम, कोलियोकीट पल्वेनेटा में अंडदानी का विकास ऊर्ध्व तंतु की शीर्षस्थ कोशिका में होता है। तो यहाँ क्लियरली है कि जो मोनोसियस या उभयलिंगाश्रयी जो जाति है कोलियोकीट की पल्वेनेटा, उसकी ऊर्ध्व तंतु की शीर्षस्थ कोशिका में होता है अंडदानी का निर्माण। परंतु कुछ समय पश्चात इसके नीचे स्थित कोशिकाओं से अन्य शाखाओं के बन जाने से अंडदानी पार्श्व प्रतीत होती है। तो इसकी जो स्थिति है वो हमें हल्की सी लेटरल दिखाई देने लगेगी। प्रत्येक अंडदानी एक फ्लास्क सदस्य संरचना है। इसके निचले फूले हुए भाग में एक सुस्पष्ट केंद्रक व एक अथवा अधिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तथा ऊपरी संकीर्ण भाग जिसको ट्राइकोगाइन कहते हैं में रंगहीन कोशिका द्रव्य पाया जाता है। परिपक्व होने पर अंडदानी के आधार फूले हुए भाग का जीवद्रक अंड बनाता है। कोलियोकीट स्कूटेटा में अंडदानी का विकास बिम्बाब थैलस की सीमांत कोशिकाओं से होता है। तो स्कूटेटा में हम ये देख सकते हैं कि मार्जिनल सेल से उगोनियम का फॉर्मेशन होता है। इस जाति में अंडदानी के निर्माण के पश्चात भी थैलस की कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं। तो मार्जिनल की सेल मार्जिन या सीमांत कोशिकाओं के अंडदानी में परिवर्तित होने के पश्चात भी इस थैलस की कोशिकाओं में वृद्धि होती रहती है। अतः परिपक्व थैलस में अंडदानियां अर्ध गुंबदाकार संरचनाओं के रूप में अंतःस्थित दिखाई देती हैं। अंतःस्थित मतलब एम्बेडेड, ये अंदर की तरफ धंसी हुई दिखाई देगी आपको कोलियोकीट स्कूटेटा के अंदर अंडदानी की स्थिति। अब अगर हम बात करें डायग्राम के अंदर, ये डायग्राम है जहां हम बात करें सी अंडदानी का विकास। तो आप देखें जो तंतु हैं उसकी शीर्षस्थ कोशिका के अंदर उगोनियम या अंडदानी का निर्माण हो रहा है और इसकी जो पूरी जो संरचना है आपको ये दिखा सकते हैं कि ये नीचे वाला आधारी भाग फूला हुआ है जिसमें एग का निर्माण हो रहा है। ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ट्राइकोगाइनी है, तो ये मेच्योर उगोनियम की स्ट्रक्चर है और इस तरह से आप देख सकते हैं संरचना अंडदानी की। निषेचन की बात करें, फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पूर्व ट्राइकोगाइन का शीर्षस्थ भाग टूट जाता है तथा इसमें से रंगहीन कोशिका द्रव्य की 1-2 बूंदें निकलती हैं। तो जो अंडदानी है उसका ट्राइकोगाइन वाला पार्ट टूट जाता है और उसमें से कुछ ड्रॉप्स कलरलेस साइटोप्लाज्म की निकलती हैं। इस अवस्था में अंडदानी निषेचन के लिए तैयार हो जाती है। यद्यपि अनेक विमुक्त पुंमणु अंडदानी की ओर आकर्षित होते हैं परंतु केवल एक पुंमणु अंडदानी में प्रवेश करता है। पुंमणु तथा अंड के केंद्रकों का संलयन तुरंत नहीं होता अपितु दोनों केंद्रक अंडदानी में मुक्त पड़े रहते हैं। नर केंद्रक अंड केंद्र की तुलना में छोटा होता है। नर केंद्र के माप में धीरे धीरे वृद्धि होती है और जो ही इसका माप स्त्री केंद्र के बराबर हो जाता है दोनों केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। तो डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज या निषेचनोत्तर परिवर्तन की बात करें, निषेचन के उपरांत सर्वप्रथम अंडदानी में ट्राइकोगाइन के आधार पर एक पट का निर्माण होता है जिसके फलस्वरूप अंडदानी का आधारीय फूला भाग ट्राइकोगाइन से अलग हो जाता है। धीरे धीरे युग्मनज के आकार में वृद्धि होती है तथा यह अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है। इसी समय अंडदानी की समीपवर्ती एवं इसके नीचे स्थित कोशिकाएं उद्दीप्त स्टिमुलेटेड होकर और ऊपर की ओर शाखाएं बनाती हैं। ये शाखाएं अंडदानी के चारों ओर एक लाल भूरे रंग का आभासी पैरेन्काइमी शीत या आवरण का निर्माण करती है। सीडो पैरेन्काइमेटस कवरिंग का निर्माण करती है। इस आवरण युक्त अंडदानी को निषिक्तांड फलिका स्पर्मोकार्प कहते हैं। कार्पोगोनियम की आधारी कोशिकाओं के नष्ट हो जाने पर निषिक्तांड फलिका टूटकर जल में गिर जाती हैं तथा एक लंबी अवधि तक विश्राम अवस्था में रहती हैं।
निषिक्तांड फलिका का अंकुरन, जर्मिनेशन ऑफ स्पर्मोकार्प। अनुकूल परिस्थितियां आने पर युग्मनज का जीवदेह पुनः हरा हो जाता है। इसका प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इसके पश्चात विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, जिनके फलस्वरूप 8 से 32 संतति कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक संतति कोशिका का जीवद्रव्य एक द्विकशाभिक चल बीजाणु में रूपांतरित हो जाता है। संभवतः युग्मनज का प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है, अतः प्रत्येक चल बीजाणु अगुणित होता है। चल बीजाणु का विमोचन निषिक्तांड फलिका के भित्ति के फटने पर होता है। मुक्त चल बीजाणु कुछ समय तक गतिशील रहने के पश्चात स्थिर हो जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु अंकुरित होकर एक अगुणित थैलस बनाता है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पर्मोकार्प। डायग्राम में देखें इस चीज़ को हम कि हमने जो बात की वो क्या हमने बात की थी कि यहाँ पर जब ट्राइकोगाइनी से पुमणु अंडदानी में प्रवेश कर जाते हैं तो आपको यहाँ दिख रहा है और नर केंद्रक हैं और आपका मादा केंद्रक हैं या स्त्री केंद्रक हैं, दोनों ही एक साथ पड़े रहते हैं और एक दूसरे से संयुग्मित या संनिहित नहीं होते हैं। और जैसे अमी ने कहा कि जो नर केंद्रक है उसका आकार छोटा होता है, और जैसे उसका आकार में वृद्धि होने के बाद जैसे उसका आकार स्त्री केंद्र के बराबर हो जाता है तब दोनों के अंदर और फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है और एक डिप्लॉइड जाइगोट का या ऊस्पोर का निर्माण हो जाता है। यहाँ आप देखें ये ऊस्पोर हैं और इसमें फिर हमने बात की कि जो ट्राइकोगाइनी है उसके आधार पर एक पट बन जाता है, जिससे ट्राइकोगाइनी और जो नीचे वाले आधारी भाग है उससे अलग हो जाती हैं, और नीचे वाला जो आधारी भाग है वो अपने चारों तरफ मोटी भित्ति का सिक्रेशन कर देता है। ये मोटी भित्ति का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है? जो कार्पोगोनिया है उसके आधार पे जो कोशिकाएं होती है वो स्टिमुलेटेड हो जाती हैं, उद्दीप्त हो जाती हैं, और ये पार्श्व शाखाओं के रूप में पूरे के पूरे आपके जो आधारी भाग है कार्पोगोनियम का, जिसके अंदर ऊस्पोर हैं, युग्मनज हैं, उसको घेर लेती हैं और आपको स्पर्मोकार्प के रूप में या हम कहें निषिक्तांड फलिका के रूप में दिखाई देती हैं। फिर हमने स्पर्मोकार्प के जर्मिनेशन की बात की, तो उसमें सबसे पहले हमने बात की कि इसके अंदर जो पहला डिवीजन होता है वो अनुप्रस्थ होता है, ये आप ये देख सकते हैं, और बाद के सारे जो उसमें विभाजन होते हैं वो समकोण पे होते हैं। इस तरह से 8 से 32 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये भी कहा गया कि जो पहला जो विभाजन हुआ है अनुप्रस्थ विभाजन, ये अर्धसूत्री विभाजन है, क्योंकि जो जाइगोट हैं वो आपका 2n है, क्योंकि जो हमारा पुमणु और अंड था वो हैप्लॉइड थे, तो n+n से 2n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जो डिप्लॉइड जाइगोट या ऊस्पोर के अंदर है। फिर उसके अंदर जो प्रथम विभाजन है वो जो अनुप्रस्थ विभाजन है वो अर्धसूत्री है, तो वापस ये हमारे को n स्टेज या हैप्लॉइड स्टेज प्राप्त हो जाती हैं। फिर इसमें बाद के जो विभाजन होते हैं समकोण पे, जैसे 8 से 32 कोशिकाएं बनती है, जूस्पोर्स बनते हैं। तो इस तरह से जूस्पोर्स का निर्माण होता है, और ये जूस्पोर्स जो निषिक्तांड फलिका है उसकी भित्ति टूटने पे बाहर आ जाते हैं, और ये द्विकशाभिक संरचना होते हैं। तो इस तरह से हम स्पर्मोकार्प के अंकुरण की बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीडी एकांतरण की, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो कोलियोकीट के जीवन चक्र में सुस्पष्ट पीडी एकांतरण का अभाव होता है। इसका थैलस अगुणित होता है और इसके ऊर्ध्व तंतुओं पर नर तथा स्त्री जननांग विकसित होते हैं। अगुणित नर पुमणु एवं स्त्री अंड युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, तो डिप्लॉइड जाइगोट फेज आती हैं। युग्मनज का केंद्रक अर्धसूत्रन द्वारा 8 से 32 तक अगुणित चल बीजाणु बनाता है, जो अंकुरित होकर पुनः अगुणित थैलस को जन्म देते हैं। इस प्रकार का जीवन चक्र इसमें द्विगुणित प्रावस्था केवल युग्मनज में ही सीमित होती है। हैप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल कहलाता है, अगुणितिक प्रकार का लाइफ साइकिल पर कहलाता है। तो हम इसका जो डायग्राम है वो देख सकते हैं कि जो कोलियोकीट है आपका, उसमें ये कोलियोकीट है, n है या x जिसको हैप्लॉइड कह रहे हैं, और अलैंगिक जनन जूस्पोर के द्वारा होता है और कोलियोकीट का निर्माण कर रहा है। फिर हम ये देख सकते हैं कि कोलियोकीट के अंदर फीमेल फिलामेंट और मेल फिलामेंट
क्योंकि अगर पल्वाइनेटा की बात कर रहे हैं तो ये मोनोसियस हैं, वह लिंगाश्रयी हैं। तो फीमेल फिलामेंट पे ओगोनियम का निर्माण हो रहा है और मेल फिलामेंट पे एंथीडियम का निर्माण हो रहा है। ओगोनियम के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, एंथीडियम के अंदर स्पर्म्स या एंथ्रोजोइड्स का पुंगड़ों का निर्माण होता है। फिर एंथ्रोजोइड्स और एग के फर्टिलाइजेशन से आपके डिप्लॉइड जाइगोट या oospore का निर्माण होता है और जो बाद में स्पर्मोकार्प के अंदर या निषिक्तान फलिका के अंदर परिवर्तित हो जाता है। निषिक्तान फलिका के अंकुरण में हम देख सकते हैं कि म्यूसिस होता है जिससे जूस्पोर या चल बीजाणु निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और रिडक्शन डिवीजन जो 2n स्पर्मोकार्प है उससे n स्पोर्स का या हैप्लॉइड स्पोर्स का जूस्पोर का निर्माण हो रहा है, चल बीजाणु का निर्माण होता है। ये चल बीजाणु जर्मिनेशन के द्वारा अंकुरित होकर और पुनः कोलियोकीट का अगुणित थैलस बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था आपके कोलियोकीट की संरचना, जिसमें अलग अलग जातियों में किस प्रकार का थैलस पाया जाता है, उसकी कोशिका संरचना किस प्रकार की पाई जाती है, उसमें अलैंगिक एवं लैंगिक जनन किस प्रकार से संपन्न होता है, उसका जीवन चक्र जो मुख्यतः हमने देखा कि अगुणित प्रकार का होता है, हैप्लोनिटिक टाइप का लाइफ साइकिल पाया जाता है।